हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से फिजिक्स क्लास 12 ऑप्टिक्स के लेकर हाजिर हूँ। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश का प्रकृति के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए हम बताए थे परिचय में कि ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को हम लोग 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जनरल बात है, मतलब ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, जनरल ऑप्टिक्स के बारे में कि क्या क्या प्रकाश की नेचर है, नेचर कैसा है, प्रकाश की प्रकृति कैसा है। देखिए, तो बोला जाता है, सबसे पहली बात है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होता है, विद्यमान होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। मतलब कि बोला जाए तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेट के रूप में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। तो कैसे संचरित होती है? बहुत सारे वैज्ञानिक आए, आइंस्टीन, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, ठीक है, और यंग आए, आइंस्टीन आए, बहुत सारे वैज्ञानिक धीरे धीरे क्रमिक अध्ययन करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि ये है कण माध्यम। जैसे आइंस्टीन, उन्होंने कभी तरंग माना ही नहीं, उन्होंने कण को कभी तरंग माना ही नहीं, वे अंत तक प्रकाश को कण ही मानते रहे। ठीक है, तो उनका जितना ही प्रयोग था सब कण मानकर ही था। जैसे एक था आइंस्टीन का, आइंस्टीन ने न्यूटन के बारे में बात कर रहे, न्यूटन का कणिका सिद्धांत वगैरह, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन शुरू से लेकर अंत तक जितना प्रयोग था, प्रकाश का सबसे ज़्यादा प्रयोग न्यूटन का है, सबसे ज़्यादा, बहुत, मतलब मोस्ट, जितना भी आप देख रहे हैं रंग के बारे में, तरंगदैर्घ्य के बारे में, अपवर्तनांक के बारे में जितना खोज हुआ है जनरली न्यूटन ने किया है। जिसमें से एक बहुत अच्छी थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, मतलब न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में बोला जाता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और इसका ज्ञान हमारे आँख द्वारा होता है। इसका अपवर्तनांक होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये लिख लीजिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये सबका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तरंग, देखिए मतलब क्या है कि प्रकाश से हमें कोई वस्तु कैसे दिखती है। प्रकाश जब हमारे आँखों पर पड़ती है तो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? संवेदना, सेंसिटिविटी उत्पन्न करती है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर वही हमारा आँख क्या होता है, जब तक प्रकाश ना हो तो हमारा आँख किसी वस्तु को नहीं देख सकता। मतलब आँख और प्रकाश संपूरक वस्तु है। क्या है? संपूरक वस्तु है। मतलब आँख हो, प्रकाश नहीं हो तो भी हम नहीं देख सकते, प्रकाश है और आँख नहीं है तो भी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। संपूरक वस्तु वैसी वस्तु होती है जो दोनों के होने से क्या होता है, कारगर होती है। जैसे हम बात करें रात में आँख हमारी है फिर भी लाइट नहीं है तो क्या हमें दिखाई देती है? नहीं देती है। इसका मतलब क्या है कि जब तक प्रकाश की किरण हमारे आँखों में नहीं जाए और हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न नहीं करे तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अब देखिए एक टर्म आया, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय तरंग वैसी तरंगें होती है जो बिना किसी माध्यम के भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कर जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसी तरंगे हैं जो बिना माध्यम के, मतलब ना तो कण हो, कण भी नहीं हो, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो, बिना माध्यम के निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सके। जैसे देखिए सन के लाइट से हमारे तरफ आती है तो क्या ऊपर क्या है? निर्वात है, कुछ भी नहीं है। वायुमंडल में ही ना धूलकण है, वहाँ से क्या होता है, हमारा लाइट आता है माध्यम से, कण के माध्यम से, लेकिन उसके ऊपर निर्वात है। सन का लाइट क्या होता है? निर्वात से आती है, हमारे तक पहुँचती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगें वैसी तरंगें होती है जिसमें क्या होता है कि बिना माध्यम के भी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कर जाती है। ठीक है, देखिए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की ही व्याख्या कर पाता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है, इसका भी हो जाता है। फिर प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का
व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, ये सब चीज़ का क्या किया अध्ययन हो सकता है। किसके सिद्धांत पे? प्रकाश के तरंग सिद्धांत पे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पे ये हमारा क्या हो सकता है, इतने गुण का, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का सीधे रेखा में गमन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब का हो सकता है। उसमें भी क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का सीधी से सरल रेखा में गमन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ठीक है, ये सब भी क्या उसको बोलते हैं, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर हमारा विचलन, ये सब कण माध्यम से साबित होता है। ये सब किसके माध्यम से होता है? कण के माध्यम से। फिर हमारा व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सब हमारा तरंग माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? प्रकाश के तरंग माध्यम से होता है। ये जनरलाइज फॉर्म है, मतलब कि ऑप्टिक्स का हम लोग नेचर जान रहे हैं, लाइट का नेचर क्या है, ठीक है। इस टॉपिक में देखिए फिर क्या बोला जाता है कि प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, मतलब लंबवत होती है। प्रकाश कैसे होती है? लंबवत चलती है। बोला जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसलिए प्रकाश भी कैसा है? प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और आपसे पूछा जाए कि हम जो बोल रहे हैं साउंड वेव कैसा है? साउंड वेव अनुदैर्घ्य तरंग है। साउंड वेव कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। देखिए प्रकाश का कुछ ऐसा भी गुण है जो तरंग सिद्धांत भी नहीं कर पाता। तरंग सिद्धांत भी क्या कर नहीं पाता? उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रमपटन सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रमपटन सिद्धांत। अब बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रमपटन सिद्धांत को किसने दिया था? इसको आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। इस सिद्धांत को आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव को किसने दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत को आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। और फोटोन सिद्धांत पे किस पे दिया था? फोटोन सिद्धांत पे। ये सब आ जाएगा, हम सब बताएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, क्रॉम्पटन सिद्धांत क्या होता है। अभी सिर्फ क्या है, नेचर ऑफ लाइट हम लोग देख रहे हैं। फोटोन सिद्धांत क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। वास्तव में आइंस्टीन ने ये दोनों सिद्धांत कण मानते हुए सिद्ध किया था। अब ये बताएंगे कि कण प्रकृति कैसे मानती हुई, सब कुछ बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। फिर बोला जाता है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने माना? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा। किसने मापा? कितना मापा? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जो कि निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने अपने गणितीय विश्लेषणों के आधार पर किया था, ठीक है। अब देखिए, तो हमने इसमें से जितना भी पॉइंट था आपको बता दिया, ठीक है। कि अब देखिए ये जो हमारा तरंगदैर्घ्य है 3900 लेके 7800 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग दृश्य प्रकाश बोलते हैं। दृश्य प्रकाश वैसा प्रकाश होता है जिसके माध्यम से कोई वस्तु देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रकाश तो बहुत तरह का होता है, ठीक है, जिसमें से दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मतलब इतना ही लाइट अगर इतना ही रहे 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच ही रहेगा तभी हमें कोई वस्तु दिखेगी, ठीक है। अब हम रे ऑप्टिक्स तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ वेव ऑप्टिक्स को भी एक साथ चलाएंगे, ठीक है ना। इसका पार्ट 1 हम लोग जल्द जारी करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ ऑप्टिक्स के दूसरे वाले पार्ट वेव ऑप्टिक्स को लेकर, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स के पार्ट 1, जिसमें से हम इंट्रोडक्टरी पार्ट अभी इसी वाले वीडियो में 15 से 16 मिनट चला, नहीं 8 मिनट का वीडियो था, ठीक है। उसके बाद से ये चालू होगी 9 या 10 मिनट में, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे न्यूटन का कनिका सिद्धांत। न्यूटन का कनिका सिद्धांत, ठीक है। देखते हैं, तो न्यूटन का कनिका सिद्धांत नाम से ही प्रतिपादित है कि सबसे पहले किसने दिया? न्यूटन ने दिया। न्यूटन का कनिका सिद्धांत को न्यूटन ने 1675 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1675 ईस्वी में दिया। तो सबसे पहले जानना हमको ये है कि इस सिद्धांत में क्या क्या जानकारी है, मतलब किस तरीके से हमें 12th बोर्ड में, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE, किसी तरीके का बोर्ड हो, हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें मटेरियल्स क्या होगा। तो न्यूटन ने इस सिद्धांत में बताया कि
प्रकाश कण के माध्यम से चलती है, तरंग के माध्यम से नहीं। कैसे? कण के माध्यम से चलती है, इस तरह से, इस तरीके से कण के माध्यम से चलेगी, ऐसे। क्लियर? और इनका भी मानना था कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलेगी, प्रकाश सीधी सरल रेखा में संचरित होगी। ठीक है, ये एक जनरल थॉट है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करेगी। जनरल जितना भी वैज्ञानिक थे इस बात को सबने बताया कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलेगी। ठीक है, इस तरीके से कण के माध्यम से, कण रहेगा, कण के माध्यम से चलेगी। देखिए, हमने इसमें कुछ पॉइंट को नोट डाउन करके रखा हुआ है, आप लोग पढ़िए। देखिए क्या दिया हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। मतलब देखिए, प्रकाश अगर सीधी सरल रेखा में चलेगी, प्रकाश अगर सीधी सरल रेखा में चलेगी, और हम लोग परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, सतह पर पड़ने के बाद अपने माध्यम में वापस आ जाएगी, इस तरीके से। तो ये कहलाता था प्रकाश का प्रवर्तन, और ये क्या था, अभिलंब। ये हो गया I, ये हो गया R। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कण के माध्यम से माना कि ये तरंग नहीं होगा, कण होगा। इस तरीके से कण आगे जाएगा और क्या होगा, जिस भी सतह से टकराएगा, तो जिस तरीके से हमारा गेंद होता है, गेंद पटकने के बाद क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है, वापस आता है। उस तरीके से ये क्या होगा कि ये कण आएगी और किसी सतह से टकराएगी, और वो क्या होगा, बाउंसिंग बैक होगी, वापस हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इस तरीके से इन्होंने समझाया कि ये प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को क्या करेगी, साबित करेगी। क्लियर? प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है, उसको भी साबित करेगी। क्लियर? ठीक है, फिर आगे देखिए, इन्होंने क्या बोला कि इस तरीके से एक मीडियम रहे, इस तरीके से एक मीडियम रहे। मान लीजिए कांच है, ये तो आपका मान लीजिए दर्पण है या फिर कोई भी कुछ भी है, समतल सतह है, ये कांच मान लीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश की किरण इस तरह से टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, ये दूसरे माध्यम में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में इस तरीके से चला जाएगा। हम लोग भी जानते हैं कि इस माध्यम में आ जाए तो कहलाता है परावर्तन, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए तो कहलाता है अपवर्तन। क्या कहलाता है, मीडियम टू। मीडियम टू में चला जाए तो अपवर्तन कहलाएगा। लेकिन इन्होंने क्या गलती की, यहाँ पर देखिए, न्यूटन का कहना था, न्यूटन साहब का कहना था कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है और विरल माध्यम में कम होता है। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई वीडियो अगर देखिए तो बोलिए कि सर गलत पढ़ा रहे हैं कि प्रकाश का वेग तो विरल माध्यम में ज़्यादा होता है और सघन माध्यम में कम होता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं, न्यूटन साहब का कहना था कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है और विरल माध्यम में कम होता है। इन्होंने जो प्रयोग करके दिखाया था उसके अनुसार से, ठीक है, इन्होंने जो चीज़ मान के इसको किया था साबित, उसमें से उनके अनुसार से ये प्रकाश का वेग सघन माध्यम में ज़्यादा होता है और विरल माध्यम में कम होता है। ठीक है, इनका प्रयोग कब आया था, 1675 ईस्वी में। इनका कहना था, देखिए बताते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए सघन माध्यम है, ये क्या है, सघन माध्यम है। इनका क्या कहना था समझाते हैं हम, ये है विरल माध्यम। क्लियर? मान लीजिए ऊपर हवा है और नीचे पानी है। ठीक है, देखिए तो इनका कहना था कि प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी और जब किसी सतह पे पड़ेगी तो वो क्या करेगा, उसका वेग ज़्यादा रहेगा, उसका वेग ज़्यादा रहेगा और इस सतह को अपनी ओर खींचना चाहेगा। ऐसे ये अपनी ओर खींचना चाहेगा, ऐसे ये अपनी ओर खींचना चाहेगा इस तरीके से, और ये क्या करेगा, अपनी ओर इसे खींच लेगा। मतलब इनका कहना था कि ये अपनी ओर खींचेगा, इसलिए खींचेगा क्योंकि इसका वेग ज़्यादा है, इसका वेग ज़्यादा है, इस कारण से दूसरे माध्यम में चला जाएगा। लेकिन उस ज़माने में मजबूरी थी, हमारा मानना क्यों मजबूरी था, क्योंकि उस समय तक प्रकाश का वेग
का कैलकुलेट मतलब गणना नहीं किया गया था। हम बताएं अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था, ठीक है। तो ये चीज़ उस समय तक कैलकुलेट नहीं किया गया था, इस कारण से हम लोगों को मानना ये मजबूरी थी, ठीक है। तब हम लोगों ने इसको मान लिया था कि प्रकाश का वेग क्या होता है, सघन माध्यम में ज़्यादा होता है और विरल माध्यम में कम होता है। लेकिन उसके 3 साल बाद ही सुन लीजिए 1675 में न्यूटन ने इसका कैलकुलेट किया था और उसके जस्ट 3 साल बाद 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने ये बता दिया था कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है इस तरीके से, और बताया था कि प्रकाश का जो ये सिद्धांत है कणिका सिद्धांत, मतलब प्रकाश तरंग होता है, कण नहीं होता है। इन्होंने कण के माध्यम से बताया था और इन्होंने तरंग के माध्यम से बताया था, लेकिन इन्होंने ये बता दिया था कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर भी इनकी बातों को नहीं लिया गया और इनकी बातों को लिया गया, क्योंकि उस समय तक न्यूटन का इतना ज़्यादा खोज और वर्चस्व था कि उनकी बातों को टालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था उस समय का, ठीक है। लेकिन इनकी बात को कब टाला गया, कब नकारा गया, जब बहुत सारा खोज से यह साबित हो गया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम है और विरल माध्यम में ज़्यादा है। बहुत सारा ऐसा खोज हुआ वैज्ञानिकों के द्वारा जिससे साबित हो गया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम होता है, विरल माध्यम में ज़्यादा होता है, और वेग का सबसे ज़्यादा वेलोसिटी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हाइगेंस का कणिका सिद्धांत को अपनाया गया, लेकिन कब सोचिए 1678 ईस्वी में इन्होंने खोज कर दिया 3 साल में, तो उसी समय इनका कंसेप्ट को 3 साल बाद ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इनका जो हाइगेंस का सिद्धांत है उसको 1800 कुछ ईस्वी में 1801 1802 ऐसे सोच लीजिए 100 सालों के बाद करीब 1800 समथिंग ईस्वी में, सोचिए 1678 ईस्वी में इनका खोज हुआ था और 1800 प्लस मतलब 1800 कुछ ईस्वी में इनका कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। मतलब कि न्यूटन का इतना ज़्यादा वर्चस्व था क्योंकि उनके आगे किसी भी वैज्ञानिक को टिक पाना मुश्किल था। इनका सही कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट करने में 100 साल का वक्त लग गया, ठीक है। लेकिन हाइगेंस के कॉन्सेप्ट में भी कुछ कमी थी, वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आएगा और क्या गड़बड़ी थी वो भी बताएंगे, ठीक है। पहले ये पूरा कर लेते हैं। देखिए क्या क्या आपको लिखना है, ये 5-6 पॉइंट लिखिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा इसमें फुल बाई फुल, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या है कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत 1675 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है क्योंकि कण है, लेकिन इस सिद्धांत में व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवन की व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें तो तरंग सिद्धांत का साबित ही नहीं हुआ है, तो कण माने थे, तो तरंग सिद्धांत को नहीं माने थे, और तरंग सिद्धांत मानने पर ही विवर्तन ध्रुवन और व्यतिकरण की घटना को सिद्ध किया जा सकता है। इस कारण से न्यूटन के सिद्धांत कणिका सिद्धांत से व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवन की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन किसे किया जा सकता है, प्रकाश का सीधी सरल रेखा में गमन, प्रवर्तन अपवर्तन विचलन, ये सब का क्या किया, पुनांतिक परिवर्तन, ये सब का व्याख्या किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए प्रकाश अभी क्या बोले थे, एक लाइन में अगर देखा जाए तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 4 को, ठीक है। क्या प्रकाश के प्रत्येक स्रोत से प्रकाश अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है जो किसी समांगी माध्यम मतलब एक तरह का माध्यम, पानी हो तो पानी हो, जल हो तो जल, कांच हो तो कांच, एक तरह का माध्यम, ठीक है। समांगी माध्यम अथवा निर्वात में सरल रेखीय पथ पर निश्चित चाल से गमन होता है, निश्चित चाल से गमन होता है। ये इनका स्टेटमेंट था। न्यूटन का स्टेटमेंट क्या था, फिर से देख लीजिए। प्रकाश के प्रत्येक स्रोत से प्रकाश अति सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है, मन कणिका के रूप में उत्सर्जित होता है, जो किसी समांगी माध्यम में मतलब एक तरह का माध्यम में या फिर निर्वात में सरल रेखीय पथ पर निश्चित चाल से गमन होता है। मतलब सरल रेखीय पथ होता है, कैसे पथ होता है, ऋजु रेखीय पथ होता है, मतलब सीधी सरल रेखा में जाता है, और चाल कैसा होता है, निश्चित होता है, अगर कैसा माध्यम हो, एक तरह का माध्यम हो, ठीक है। लेकिन इनका जो कणिका सिद्धांत है इसको असफल घोषित कर दिया गया, लेकिन बहुत दिन के बाद 1800 समथिंग इसमें कुछ ईस्वी में इनका
कनिका सिद्धांत को असफल घोषित कर दिया गया। उसके बाद हाइगेंस के सिद्धांत को अपनाया गया था, लेकिन हाइगेंस के सिद्धांत में भी कुछ कमी है जो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स।